आरक्षण को लेकर के जिस तरीके का संघर्ष छिड़ा हुआ है, वो संघर्ष में 31 अगस्त को भारत बंद का कॉल दिया गया है। निश्चित रूप से यह एक दूरगामी परिणाम देगा और आरक्षण से ही संबंधित उसी को लेकर के और ये रोजगार को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का मामला सामने आया है कि पिछले 10 सालों में कोई भर्ती हुई नहीं, जब भी भर्ती निकाली गई उसकी परीक्षाएं हुई नहीं, परीक्षाएं हुई तो उसका रिजल्ट नहीं आया, और अगर परीक्षाएं हुई तो पेपर लीक हो गया, और अगर सब कुछ हो गया तो मामला कोर्ट में चला गया। तो फिलहाल जो एक बड़ी भर्ती की घोषणा इन लोगों ने किया था कि बड़े सफलतापूर्वक हमने भर्ती किया है 59,000 शिक्षकों का, आज वो सारे शिक्षक जो ज्वाइन कर भी चुके थे वो भी संकट में हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। तो यह कहीं न कहीं से पिछला सप्ताह इस पूरे सरकार के कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है इनकी पूरी क्षमता पर। सारे के सारे पुल गिरते जा रहे हैं, रेल की क्या स्थिति बन रही है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि पिछले सप्ताह में जो फिर एक बार देखने को मिला है कि इलेक्शन कमीशन इनका दुमछल्ला बनकर के काम कर रहा है। ये सीधे सीधे मामला दिखाई पड़ रहा है। एडीआर की रिपोर्ट जिस तरीके से ये पिछले दिनों सामने आई थी कि अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि केवल 4 सीटें ऐसी थी एडीआर की रिपोर्ट में जहां जितना वोट पड़ा था उतना वोट गिना गया, बाकी 538 सीटें ऐसी हैं जिस पर जितना वोट पड़ा था उससे ज्यादा वोट गिना गया या उससे कम वोट गिना गया। और उसी का विश्लेषण है कि 69 सीटें जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज के खाते में डाल दिया। तो इस तरीके से लोकतंत्र का खुला मजाक उड़ाने का ये सिस्टम हम लोगों ने ये पिछली बार देखा, पिछले सप्ताह को देखा है। और पिछले सप्ताह में एक और हिडेनबर्ग ने जो घोषणा किया है, जो उसकी रिपोर्ट आई है, उसने तो पूरा का पूरा एकदम माहौल इनको नंगा करके खड़ा कर दिया है। जो राहुल गांधी सदन में जो उन्होंने प्रश्न किया था कि 20,000 करोड़ रुपए आखिर वो किसके हैं, बताइए उसको, वो सवाल आज की तारीख में जिंदा होकर के फिर खड़ा हो गया है हिडेनबर्ग की रिपोर्ट से कि वह पैसा मोदी जी आपका है, आप बताइए वो कहां से वो पैसा आया। सेबी का अध्यक्ष जिस सेबी संस्था को पूरी जांच का दायित्व रहता है और आर्थिक मामलों की जांच करती है, अगर उसका अध्यक्ष ही उसमें इन्वॉल्व हो, जब माझी ही नाव डूबे तो उसे कौन बचाए। और सेबी का अध्यक्ष ही जब उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, उस धंधे में इन्वॉल्व हो, उस गंदे धंधे में इन्वॉल्व हो, तो फिर ऐसे आदमी की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। आपकी ईडी और आपकी सीबीआई क्या कर रही है। लेकिन इस सब कहने के बावजूद पूरा हफ्ता बीत गया, पूरा इतना समय बीत गया, उनके ऊपर कोई एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। बेशर्मी की पराकाष्ठा अपना हो गई है। और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से दुमछल्ला बन के काम कर रहा है, ये चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। लाल किले की प्राचीर से इसी पिछले हफ्ते में लाल किले के प्राचीर से 11वीं बार भाषण दिया हमारे मोदी जी। भाषण क्या दिया, झूठ का अंबार, लबार का अंबार उन्होंने फिर एक बार फेंका जनता के सामने, और ऐसे ऐसे तथ्य दिए जिससे देश पूरा शर्मसार है और दुनिया के पैमाने पर इसकी प्रतिष्ठा गिर रही है। हमारे देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। जो देश अपना कीर्तिमान स्थापित किया करता था सत्य के मामले में, आंकड़ों के मामले में, अपनी पौराणिकता के मामले में, इतिहास के मामले में, वो आज शर्मसार उसको होना पड़ रहा है। और इलेक्शन कमीशन की ही आखिर ऐसी कौन सी बात है कि अभी आप तात्कालिक रूप से आप घोषणा कर रहे हो 1 नेशन 1 इलेक्शन, और जहां इलेक्शन हो सकते हैं उस इलेक्शन को भी आप नहीं करवा रहे हैं। जितने उपचुनाव जहां होना है उनका तत्काल आपको करवाना चाहिए, वो उपचुनाव आप नहीं करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको भी इसी के साथ आपको करवाना चाहिए था, या पूरे देश के पैमाने पर जहां जहां उपचुनाव होना था सबको आपको करवाना चाहिए था। और खास करके 4 प्रांत, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव तो साथ होना ही है,
होना ही था, ये ड्यू था, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हैं। तो पिछला सप्ताह इनके छल छल और इनके पाखंड को पूरा का पूरा खोलने वाला है। और क्यों खुला, तो उसके पीछे अभी सीधे मामला आ गया कि अभी भी इनका मन नहीं भरा है। ऑपरेशन लोटस के नाम से इनका चल रहा है। और पिछला सप्ताह यह भी हमारा संकेत दे रहा है कि ऑपरेशन लोटस जो उनका है, अब इनका लोटस लौटने वाला है, पूरी पूरी कीचड़ में जाने वाला है। आरएसएस जिस तरीके से आक्रामक रूप से सामने निकल के आ रहा है, अब आरएसएस को भी लग रहा है कि मोदी हमारा माझी नहीं हो सकता, मोदी हमारा खेवनहार नहीं हो सकता। अब पार्टी को ये अब इनसे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और पार्टी को क्षति होने वाली है। तो आरएसएस फिर एक बार अपने वजूद को बचाने, आरएसएस अब आरएसएस अपने वजूद को बचाने के लिए संभव है बहुत जल्दी ही नेतृत्व परिवर्तन करे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन करे और देश की जो सर्वोच्च संस्था है उसका भी नेतृत्व परिवर्तन करे। और जिस तरीके से द्वंद्व छिड़ा हुआ है और पिछले सप्ताह खुल करके उभर करके सामने आया है, और खास करके वह द्वंद्व हमारे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच का जो अपना छिड़ा हुआ है कि जोगी बिल्कुल खूंटा गाड़े बैठे हैं कि हम हैं तो हम ही हैं, हमको कोई हिला नहीं सकता है। और ऊपर से जो जो ये फिलहाल सत्ता है जिसको अभी लग रहा है कि नहीं हम अगर हमको स्थायित्व अपने आप में बनाना है तो इसको उखाड़ना पड़ेगा। तो अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी या उनके जितने घटक दल हैं उनका भी एक तरीके से धैर्य अब टूट रहा है। और वह धैर्य टूटने से उसको किस तरीके से बचाया जाए, जोड़ने जाए, शायद इसी के लिए इलेक्शन कमीशन का सहारा लेकर के इन लोगों ने उपचुनावों की घोषणा रोक दी है। जहां जहां चुनाव होने हैं उसकी घोषणा फिलहाल रोक दिए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और उसके बाद एक और हमारे देश की प्रतिष्ठा, इतना पैसा खर्च किया जाता है देश की शान और शौकत के लिए। ओलंपिक खेल हुआ, ओलंपिक खेल में पहले तो आप अपने खिलाड़ियों को सुविधा नहीं देते हैं। जो खिलाड़ी अपनी ताकत से, अपने परिवार, अपने परिजनों की मदद से, त्याग तपस्या से वहां तक जाता है, आप उनके विकास में, आप उनके आगे बढ़ने में बार बार बाधा पैदा करते हैं। और वह बाधा तो हद हो गई जब स्वर्ण पदक तक पहुंचने वाला भारत का एकमात्र जिससे उम्मीद की जा रही थी, आपने उसके कदम कदम पर आपने जाल बिछाए, आपने उसको रोकने की कोशिश की। और जब पूरी टीम उठा करके देखिए तो उस पर कितना खर्च किया गया, इसको लेकर के सदन में हमारे माननीय खेल मंत्री जिस तरीके के अपने डांटे पेश कर रहे थे कि 70 लाख रुपया और इतना रुपया इसके ऊपर खर्च किया गया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने खिलाड़ी गए वहां, खिलाड़ियों के ऊपर कितना खर्च हुआ, और खिलाड़ियों को संरक्षण देने वाले खिलाड़ियों के बहाने उस जहाज में लोड होकर के नान खिलाड़ी या उन खिलाड़ियों को बाधा पहुंचाने वाले कितने लोग गए, उनके ऊपर क्या खर्च हुआ। और यह सरकार आज तक मौन है कि जिस तरीके से देश में अडानी अंबानी दोनों उठा करके देखा जा रहा है। दिनेश फोगाट तो बिल्कुल सामने था ना, लेकिन बेशर्मी की हद हो गई। दिनेश फोगाट जैसा खिलाड़ी का डाइटिशियन कौन था? एक आर्थोपेडिक सर्जन जो कोकिलाबेन अस्पताल का डॉक्टर था। कोकिलाबेन अस्पताल की मास्टरनी या जिसका वो है नीता अंबानी का वहां क्या काम था ओलंपिक टीम में? उन्होंने वहां बैठ करके जो सीधे सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। और एक खिलाड़ी को जिस वर्ग में उसे खेलना था उससे हटा करके आप उसको नीचे रखते हैं और 100 ग्राम के लिए आप उसको डिस्क्वालीफाई कराने की तमाम साजिशें रखते हैं। तो यह तो सीधे दिखाई पड़ रहा है कि नीता अंबानी और उसका डॉक्टर जो आर्थोपेडिक सर्जन डाइटिशियन बन के गया था, इन सारे लोगों की सीधे साजिश दिखाई पड़ रही है। और इस साजिश के लिए देश कभी इनको माफ कर पाएगा, नहीं माफ कर पाएगा। तो इस तरीके से हम अगर उठा करके देखें तो पिछला सप्ताह केवल और केवल साजिशों का सप्ताह रहा है, देश को सर्वसार करने का सप्ताह रहा है। और एक चीज और अभी तैर रही है
जो हमारे मीडिया में और तमाम सोशल मीडिया में कि और इसके पहले भी चुनाव में भी और इंडिया गठबंधन जब से बन रहा था तब से था कि राहुल गांधी शादी कब कर रहे हैं, राहुल गांधी शादी कब कर रहे हैं। तो इस बीच ये पिछले सप्ताह यह भी बड़ी तेजी से ये समाचार दौड़ रहा है, अभी जिसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते। एक बार फिर राहुल गांधी चर्चा में है कि नहीं, अब उनकी शादी होने वाली है और संभवतः 54 वर्षीय राहुल गांधी को 44 वर्षीय कोई वधु मिल गई है और देश के लिए शायद ये बहुत सुखद सूचना होगी। हम इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ पिछले सप्ताह में